मौजूदा राजनीति परिवेश में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भारत के सभी राजनीतिक दलों की सबसे बड़ी जरूरत है। सिर्फ संविधान की ही नहीं, बल्कि राजनीति के भी केंद्र हैं डॉक्टर अंबेडकर। और इसकी सबसे बड़ी वजह है वोट बैंक, दलित वोट बैंक। इस वोट बैंक की इतनी ताकत है कि अगर इसे जो भी सियासी दल अपने पाले में लाने में कामयाब रहता है, समझ लीजिए सरकार उसी की बनती है। चाहे कांग्रेस हो या बीजेपी या XYZ, कोई भी सियासी दल, सबको दलित वोट बैंक की चाहत रहती है। और इसको हासिल करने के लिए डॉक्टर अंबेडकर से बेहतर जरिया और कोई दूसरा नहीं है। अभी हाल ही की बात है, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को लेकर एक बयान दिया था। अपने बयान में मोहन यादव ने कांग्रेस पर देश के प्रति डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के योगदान को नकारने के प्रयास का आरोप लगाते हुए कहा कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के मन में संविधान निर्माता को लेकर दुश्मनी का भाव उनके निधन के बाद भी कायम रहा। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने यह भी कहा कि डॉक्टर अंबेडकर ने जाति व्यवस्था के खिलाफ संघर्ष करके अपने जीवन में ऊंचा मुकाम हासिल किया था, जिससे नेहरू घबरा गए थे। नेहरू अपने पिता की विरासत के बलबूते पर आगे बढ़ रहे थे, लेकिन वो भारत की जड़ों से नहीं जुड़े थे। चुनावों में अंबेडकर का नाम लेकर वोट मांगने से पहले कांग्रेस को अपने वो सारे पाप याद कर लेने चाहिए जो उसने अतीत में उनके साथ अन्याय के रूप में किए थे। कांग्रेस को उन पापों के लिए माफी मांगनी चाहिए। खैर, अंबेडकर को लेकर कांग्रेस पर लगाए गए मोहन यादव के इन सभी आरोपों में कितनी हकीकत है, चलिए अपनी इस रिपोर्ट में हम जानने की कोशिश करते हैं। नमस्ते, मेरा नाम आमिना है और आप देख रहे हैं आपकी खबर इतिहास। देखिए, अगर हम अतीत में जाएं तो हमें ये जानने को मिलता है कि आजादी के बाद जब पहली बार 1952 में लोकसभा के चुनाव हुए तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर कांग्रेस पार्टी छोड़ चुके थे। संविधान को बनाने में बड़ी भूमिका निभाने वाले बाबा साहब आजादी के बाद बनी पंडित नेहरू की अगुवाई वाली अंतरिम सरकार में विधि एवं न्याय मंत्री थे। हालांकि नीतिगत फैसलों को लेकर उनके पंडित नेहरू से अनबन हो गई और इसके बाद उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। एक साल बाद ही लोकसभा के चुनाव होने थे। ऐसे में बाबा साहब ने शेड्यूल कास्ट फेडरेशन यानी अनुसूचित जाति संघ को नए सिरे से मजबूत करने का विचार किया। बाबा साहब ने 1942 में ही इस संगठन का गठन किया था, लेकिन आजादी के संघर्ष और फिर संविधान निर्माण में व्यस्तता के चलते वो इस संगठन को ज्यादा मजबूत नहीं कर पाए थे। 1952 के चुनाव में शेड्यूल कास्ट फेडरेशन के बैनर तले अपने 35 प्रत्याशी उतार दिए और खुद भी बॉम्बे उत्तर सीट से मैदान में उतर पड़े। कांग्रेस ने उनके ही प्रिय रहे नारायण सादोबा काजरोलकर को उनके खिलाफ चुनाव में उतार दिया। बाबा साहब दलितों के बड़े नेता थे, ऐसे में माना जा रहा था कि अपनी सीट वो जीत लेंगे। हालांकि चुनाव परिणाम हैरान करने वाले थे। नारायण काजरोलकर दूध का कारोबार करते थे, राजनीति में वो नए नए आए थे। वो डॉक्टर अंबेडकर के प्रिय के तौर पर भी काम कर चुके थे। वहीं कांग्रेस को अंबेडकर के खिलाफ किसी दलित की ही तलाश थी। नारायण काजरोलकर भी अनुसूचित जाति से थे। चुनाव के परिणाम आए तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर चुनाव हार चुके थे। इस सीट पर कम्युनिस्ट पार्टी और हिंदू महासभा ने भी अपने प्रत्याशी उतारे थे। 2 साल बाद 1954 में भंडारा लोकसभा सीट पर उपचुनाव हुए। इस सीट पर भी डॉक्टर अंबेडकर को हार का सामना करना पड़ा था। नारायण काजरोलकर चुनाव जीतने के बाद पिछड़ा आयोग के सदस्य भी बने। नारायण काजरोलकर डॉक्टर अंबेडकर के ही संगठन में सचिव रह चुके थे। बाद में काजरोलकर को 1970 में पद्म भूषण भी दिया गया। काजरोलकर ने बाबा साहब अम्बेडकर को 15,000 वोटों से हराया था। काजरोलकर के समर्थन में पंडित नेहरू ने खूब जनसभाएं की थी। सवाल ये था कि अगर बाबा साहब जीत जाते हैं तो राजनीति में एक नया मोर्चा खड़ा हो जाएगा। वहीं उस वक्त पंडित जवाहरलाल नेहरू की लोकप्रियता बहुत थी, इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर को हार का सामना करना पड़ गया। अमूमन कहा जाता है कि आजाद भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू भीमराव अम्बेडकर को पसंद नहीं करते थे। इतिहास के पन्नों में कई ऐसे किस्से हैं जो इस बात का एग्जाम्पल देते हैं, साक्ष्य देते हैं। आइए जानते हैं उन किस्सों के बारे में जो इस बात का साक्ष्य देते हैं कि नेहरू अम्बेडकर को पसंद बिल्कुल नहीं करते थे। देखिए, पहली बात तो ये है कि अंबेडकर शुरुआत से ही समाज सुधारक के तौर पर उभर कर सामने आए, लेकिन ये कांग्रेस के लिए चिंता का कारण था। इन्हीं कारणों से नेहरू ने अंबेडकर को संविधान सभा से दूर रखने की प्लानिंग की थी। जिन 296 लोगों की शुरुआती संविधान सभा में भेजा गया था, उसमें अंबेडकर का नाम शामिल नहीं था। उस समय के बॉम्बे के मुख्यमंत्री वीजी खेर ने पटेल के कहने पर सुनिश्चित किया था कि अंबेडकर 296 सदस्यीय निकाय के लिए नहीं चुने जाएंगे। जब अंबेडकर बॉम्बे के जरिए संविधान सभा में पहुंचने में नाकामयाब रहे तो उनका समर्थन करने के लिए बंगाल के दलित नेता जोगेंद्रनाथ मंडल सामने आए। उन्होंने मुस्लिम लीग की मदद से अंबेडकर को संविधान सभा में पहुंचाया।
जिन 4 जिलों के वोटों के जरिए संविधान सभा का हिस्सा बने, वो दुर्भाग्यपूर्ण हिंदू बहुल होने के बावजूद बंटवारे के वक्त पाकिस्तान का हिस्सा बन गए, जिसका अंजाम ये हुआ कि अम्बेडकर की भारतीय संविधान सभा की सदस्यता रद्द कर दी गई और वो पाकिस्तान की संविधान सभा के सदस्य बन गए। पाकिस्तान बनने के बाद भारत में रहे बंगाल के हिस्से में से दोबारा संविधान सभा के सदस्य चुने गए और संविधान निर्माण में बहुमूल्य सहयोग दिया। इसके अलावा बाबा साहब अपने भाषण में नेहरू की मुस्लिम तुष्टीकरण वाली नीतियों की बखिया उखेड़ रखते थे। डॉक्टर अंबेडकर की चिंता शोषितों, वंचितों और समाज के सबसे नीचे पायदान पर खड़े लोगों के लिए थी, लेकिन इसके उलट नेहरू की नीतियां मुस्लिम तुष्टीकरण को बढ़ावा दे रही थी। ऐसे कई मौके आए जब नेहरू ने डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर के राजनीति सफर पर न केवल अड़चनें पैदा की और कई बार उसमें वो कामयाब भी रहे। तो कुल मिलाकर ऐसी कई घटनाएं हैं जो साबित करती हैं कि कांग्रेस और उसके नेता, खासकर नेहरू, कभी डॉक्टर अंबेडकर को मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में नहीं आने देना चाहते थे। इन तमाम बवंडरों को दूर कर बाबा साहब ने उस दौर में वो मुकाम हासिल किया जो किसी दलित नेता के लिए बहुत मुश्किल था। डॉक्टर अंबेडकर का लक्ष्य सिर्फ एक था, सामाजिक असमानता दूर करके शोषित वंचितों के मानवाधिकार की प्रतिष्ठा करना। आज की तारीख में डॉक्टर अंबेडकर के इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए जद्दोजहद जारी है, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि लेफ्टिस्ट विचारधारा के लोग सामाजिक असमानता को कम करने के बजाय इसे बढ़ावा दे रहे हैं। शायद नेहरू की गलतियों से कोई सबक नहीं लिया गया। बहरहाल, हमें उम्मीद है कि इस वीडियो को देखने के बाद डॉक्टर अंबेडकर के प्रति नेहरू की नफरत के बारे में आपको पता चल गया होगा। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, क्या रिएक्शन है, वो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए।